आज बहुजन नायक और बसपा के संस्थापक मान्यवर कांशीराम की जयंती है। जयंती तो कांशीराम की है, लेकिन आज सभी दल उनके हितैषी बन रहे हैं, चाहे वो बसपा हो या फिर कांग्रेस, सपा और आजाद समाज पार्टी हो। सबका मानना है कि उनकी सरकार ने अपने अपने समय में कांशीराम के लिए बड़े बड़े योगदान दिए हैं। यहाँ तक कि आजाद समाज पार्टी का ये कहना है कि उनकी पार्टी की स्थापना कांशीराम की जयंती के मौके पर ही हुई, जिसके चलते कोई सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकाल रहा है, तो कोई पीढ़ी दिवस मना रहा है, तो कोई चलो लखनऊ का नारा दे रहा है। हर कोई होड़ में है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में अपनी बिसात बिछा पाए। हालांकि इन सबके बीच बसपा सुप्रीमो मायावती का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ सभी पार्टियां कांशीराम के नाम का इस्तेमाल कर रही हैं। कांग्रेस के भारत रत्न से सम्मानित ऐलान पर मायावती का आरोप लगाना हो या फिर अखिलेश यादव के कांशीराम के नेतृत्व में अपनी यात्रा निकालना हो, बसपा सुप्रीमो मायावती का कहना है कि सिर्फ छल कपट धोखे के साथ ये नाम का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ और जनता को लुभाने के लिए सभी पार्टियां कर रही हैं। तभी तो सुबह सुबह जब तक पार्टियों की आंखें भी नहीं खुली थी, तब तक मायावती ने कांशीराम को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनकी जयंती के मौके पर 2 लाख से अधिक समर्थकों के साथ एक बड़ा आयोजन किया। इस आयोजन के माध्यम से संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, बल्कि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांशीराम जयंती के बहाने बसपा अपनी चुनावी सक्रियता को फिर से तेज करने की कोशिश कर रही। लंबे समय से शांत दिख रही पार्टी अब संगठनात्मक गतिविधियों को मजबूत करने में जुट गई है। सूत्रों के अनुसार लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के मंच से आगामी चुनावों को देखते हुए कुछ संभावित प्रत्याशियों के नामों की भी घोषणा हो सकती है, जिससे कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश मिलेगा और क्षेत्रीय स्तर पर चुनावी तैयारियां शुरू हो जाएं। वहीं जहां कांशीराम के सहारे मायावती फिर से यूपी की सत्ता में लौटने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं। आखिरकार उन कांशीराम ने अपने जीवन में ऐसा क्या क्या किया है जिन्हें आज सब अपना मान रहे हैं? चलिए जानते हैं। कांशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रूपनगर जिले में एक दलित परिवार में हुआ था। उन्हें दलित राजनीति का रणनीतिकार माना जाता है, जिसने भारत में बहुजन राजनीति को संगठित रूप दिया। उन्होंने दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों को राजनीतिक रूप से जागरूक करने का अभियान चलाया और इसी मिशन से आगे चलकर 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। कांशीराम ने अपनी राजनीति को केवल सत्ता हासिल करने का एक जरिया नहीं माना, कभी नहीं माना, बल्कि उसे सामाजिक बदलाव का एक माध्यम बनाया। 1990 के दशक में उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो बदलाव देखने को मिला, एक ऐसा दौर जब दलित समुदाय पहली बार सत्ता के केंद्र तक पहुंचा, और इसकी नींव स्वयं कांशीराम ने ही रखी थी। कांशीराम ने दलित और पिछड़े वर्गों को संगठित करने के लिए कई संगठनों की स्थापना की, जिसमें पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ 1978 में बनाया। DS4 यानी कि दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का भी गठन 1981 में किया और इसके बाद बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में की। उन्होंने ये भी नारा किया कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस नारे ने दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों में राजनीतिक जागरूकता पैदा की और उन्हें वोट की ताकत का एहसास करवाया। कांशीराम ने अपनी राजनीतिक रणनीति का केंद्र उत्तर प्रदेश को बनाया। 1990 के दशक में उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण तेजी से बदलने लगे। कांशीराम की रणनीति के कारण दलित वोट बैंक पहली बार बड़े पैमाने पर एकजुट हुआ। इस दौरान दलित वर्ग राजनीतिक रूप से संगठित हुई और बहुजन राजनीति मुख्य धारा में आई और यूपी में सत्ता का समीकरण बदला। 1993 में समाजवादी पार्टी और BSP के गठबंधन ने भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया
जो उस समय एक बड़ा राजनीतिक बदलाव माना गया था। अब सबसे ज़रूरी और सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कांशीराम इतने प्रसिद्ध होने के बावजूद कभी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाए। आपको बता दें, बहुजन आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे। उन्हें मुख्यमंत्री ना बनने के कई कारण यहाँ पर नजर आते हैं। पहला, खुद को सत्ता के पदों पर काबिज होने की चाह रखने वाले एक व्यक्ति के तौर पर देखने के बजाय कांशीराम ने खुद को एक संगठक और राजनीतिक के रूप से अलग हटकर रणनीतिकार के रूप में खुद को देखा। उनका मानना था कि उनका मुख्य उद्देश्य बहुजन आंदोलन को मजबूत करना था, ना कि सत्ता की कुर्सी पाना। उनकी यह आकांक्षा थी कि दलित समुदाय से नए नेता उभरे और सत्ता के शिखर तक पहुंचे। इसी दर्शन से प्रेरित होकर उन्होंने मायावती को मार्गदर्शन दिया और उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक प्रमुख हस्ती के रूप में स्थापित किया। कांशीराम और मायावती का रिश्ता भारतीय राजनीति में एक अनोखा उदाहरण माना जाता है। कांशीराम ने मायावती की राजनीतिक क्षमता को पहचाना और एक नई पहचान दिलाई। उन्होंने मायावती को राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया और सार्वजनिक तौर से कहा था कि मायावती मेरी राजनीतिक उत्तराधिकारी है। यही कारण था कि कांशीराम ने मायावती को आगे बढ़ाया और जब बीएसपी के सत्ता के आने के बाद उन्होंने मायावती को मुख्यमंत्री के दौर पर आगे बढ़ाया, उस वक्त एक अलग ही बदलाव देखा गया था। 1995 में मायावती पहली बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी और दलित राजनीति को सत्ता के केंद्र तक पहुंचाए। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कांशीराम की रणनीति और मायावती की नेतृत्व क्षमता ने बीएसपी को यूपी की प्रमुख राजनीतिक ताकत बना दी। आज मायावती उन्हीं विचारधारा के साथ नजर आती है। कांशीराम ने ये तक कहा था कि जहां बाबा साहेब किताबें इकट्ठा कर रहे हैं, वहीं हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। हम दलितों को बुलंद कर रहे हैं, हम दलितों को एकजुट कर रहे हैं। दलितों को अन्य पार्टियों से ढूंढा गया, पड़ताल की गई ताकि वो अपनी जगह को तलाश पाएं और ये काम कांशीराम के नेतृत्व में हुआ था। उस वक्त दलितों को एक नई पहचान कांशीराम ने दिलवाई थी और अपना उत्तराधिकारी मायावती को बनाने के बाद, कुर्सी तक मायावती को पहुंचाने के बाद बहुजन समाज पार्टी को एक अलग पहचान दिलाई थी और आज कांशीराम को इसी बलबूते पहचाना जाता है। वाकई इसमें कोई दोहराई नहीं है कि दलित राजनीति के सक्रिय होने का श्रेय बिना किसी संदेह कांशीराम को जाता है। कांशीराम को दलित राजनीति के उत्थान का चेहरा माना जाता है। अब ये देखना होगा कि 2007 में कांशीराम के विचारों और अपने दम पर सत्ता हासिल करने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती क्या कांशीराम एजेंडे के साथ 2027 का विधानसभा चुनाव जीत पाती हैं या फिर कांग्रेस, आजाद समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी बड़ी सेंधमारी कर जाती है।